Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about friendly microorganism. That is कि किस तरह microorganism they help us, किस तरह वो हमको help करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं. Okay, so that we are going to discuss in this lecture. So microorganism जो है they are useful in the preparation of curd, bread, cake. ठीक है, एज यू ऑल नो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कर्ड दही को बनाने में हेल्प करते हैं. देन योर केक, bread, then they are also helpful in the production of alcohol, in the cleaning of environment, okay, by breaking down the organic waste into harmless and usable substances. Then they are also helpful in the preparation of certain medicines, in the agriculture, and also for improving the soil for fertility. So this is the summary कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस. नाउ विल बी स्टडिंग इन डिटेल कि किस तरह जो है और कौन सा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हेल्प करता है. ओके, लैक्टोबैसिलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस फैसिलिटेट्स द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. सो लैक्टोबैसिलस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि हेल्प करता है कर्ड बनाने में, दही बनाने में हेल्प करता है. सो द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू नीड टू मेमोराइज ऑल्सो. ओके, सो और उसके बाद बात करें तो अगर आप फंजाई की बात करिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इज़ अ वेरी कॉमन फंजाई एंड दिस कॉजेज फर्मेंटेशन ऑफ मैनी फूड आइटम्स. ठीक है, कुछ फूड आइटम्स हैं जिनके फॉर एग्जाम्पल लाइक शुगर, फ्रूट जूसेस, इनके फर्मेंटेशन में ये हेल्प करता है ईस्ट. ओके, एंड the process by which sugar solution changes into alcohol due to anaerobic respiration by microbes is called fermentation. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो कि फंजाई में भी ईस्ट हेल्प इन दैट एंड इट कन्वर्ट्स योर शुगर इनटू अल्कोहल. अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. या फिर जो आपके फ्रूट जूसेस होते हैं उससे वाइन बनती है, शुगर से अल्कोहल बनता है. सो ऑल दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय ईस्ट हेल्प करता है. और जिस प्रोसेस से ईस्ट बनाता है, ओके, अल्कोहल बनाता है वाइन में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो कि एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें जो कि इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें एनारोबिक, एन माने होता है नो एयर. ओके, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से ये बनाते हैं. ओके, नाउ ईस्ट जो है अपार्ट फ्रॉम दिस फर्मेंटेशन, ईस्ट ऑल्सो इट इज़ एडेड इन टू बैटर ऑफ केक, इडली, पकौड़ा, okay, bread, even bread also. So all this is prepared by yeast only. ठीक है, ईस्ट इन सब में ऐड किया जाता है, जिससे कि जो आपका केक है वो फ्लफ़ी हो जाता है. आपने देखा होगा कि केक जो है बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लफ़ी होता है. सो it is due to this yeast. Okay, and how this fluffiness arises, when they grow, they produce carbon dioxide due to respiration. Okay, and this carbon dioxide gas, it creates bubbles in the dough or batter. ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है और उसमें बबल्स रह जाते हैं. जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की उस स्पेस होती है उसमें बबल्स रह जाते हैं. या हॉलो, आप देखते हो, अगर कट करके देखो तो आपको बहुत सारे हॉलो स्पेसेस दिखते हैं, तो वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से केक जो है वो फ्लफ़ी हो जाता है, इडली फ्लफ़ी हो जाता है. ओके, सॉफ्ट हो जाता है. Now fermentation also help in production of alcohol from fruit juice, sugarcane juice, and from cereals. This process is utilized to make wine, beer, and other alcohol products. So that we have already discussed. Okay, now आगे move करते हैं. नाउ दिस इज़ द कमर्शियल यूज़. ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये कमर्शियल यूज़ था. कमर्शियल यूज़ में आपका अल्कोहल आता है, ठीक है, वाइन का प्रोडक्शन आता है, देन आपका ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ब्रेड बनता है, केक बनता है, तो ये सब कमर्शियल यूज़ है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेडिसिनल यूज़. नाउ मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो इन मेडिसिनल फील्ड ऑल्सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
नाउ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ओके। सो ये जो है इनका मेडिसिनल यूज़ है। नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट एंटीबायोटिक्स। नाउ एंटीबायोटिक्स होता क्या है? इट इज़ द सब्सटेंस which kills or stop the growth of bacteria is called antibiotics. Now antibiotics जो है जो दे हेल्प टू स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जब कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है वो हमको प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक्स लेने से, जो कि उस एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है, या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल को स्टॉप कर देता है, ओके। सो बट दीज एंटीबायोटिक्स जो हैं दे शुड नॉट बी टेकन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के नहीं लेना चाहिए। नाउ जो एंटीबायोटिक्स हैं, द एंटीबायोटिक्स इन इंडस्ट्री दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अब यहाँ पे क्या रोल हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो खुद ही स्टॉप कर रहे हैं ग्रोथ। नाउ जब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर डिजीज़ की एंटीबायोटिक अलग अलग होती है, ओके, एज यू ऑल नो। सो दे आर प्रिपेयर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है इन द लैब अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, okay, and these after that these antibiotics are used in the treatment of infection in human also and as well as in animals also. Now Alexander Fleming discovered antibiotic penicillin in 1929. So now this name is very important, discoverer का name है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। और वो कौन सी एंटीबायोटिक थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ओके। नाउ ये जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, दिस वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम जो एक फंजाई था, दैट इज़ पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है। मोल्ड फंजाई है, उससे इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। Now Alexander Fleming observed that bacteria did not grow on culture where a fungus Penicillium notatum was present. So उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कि जहाँ पे पेनिसिलियम नोटाटम जो है वो प्रेजेंट होगा फंगस, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। सो दस पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फंगस penicillin made it possible to treat many difficult disease. So जो penicillium notatum जो है that is a type of fungus. So उससे जो है एक एंटीबायोटिक बनाई गई and this antibiotic is named as penicillin. Now most of the modern antibiotics are derivatives of penicillin only. For example, amoxicillin, cefotaxime, cefoperazone, then cefozoximine, ceftazidime, etc. Some other examples of antibiotics are tetracycline, norfloxacin, ciprofloxacin, डीऑक्सीसाइक्लिन एट्सेट्रा। सो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स अगर हम बात करें, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ये पेनिसिलिन की ही डेरिवेटिव्स हैं। मींस इसमें आपका ये फंजाई यूज़ होता है बिकॉज दिस फंजाई प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नाउ वैक्सीन्स की बात करते हैं। नाउ अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज़, ठीक है, एक और तरीका है डिजीज़ को प्रिवेंट करने का, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन, ओके, इम्यूनाइजेशन। अब ये इम्यूनाइजेशन जो है वो कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग वैक्सीन्स, ओके। नाउ वैक्सीन्स जो हैं दे हैज़ द एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस। द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस antibodies to fight a disease causing microbe which may enter our body. While doing so, our body remembers to fight any future onslaught of that microbe.
This concept was utilized to make vaccine against various diseases. Now what happened, हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ड मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया से, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद फाइट करता है, मतलब हमें हर चीज़ के लिए दवा लेनी नहीं पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे कि हमारी बॉडी जो है कितनी इम्यून है। और जब जब ये बॉडी फाइट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसके एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। ओके, एंड दीज एंटीबॉडीज़ दे रिमेन इन आर ब्लड। और जब कभी हमें फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं और वहीं पे उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ वैक्सीन में, वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन जो हैं, सो दे आर मेड बाय द वीक और किल्ड स्ट्रेन ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो, ठीक है। ये जो वैक्सीन है, दे आर नथिंग, ये स्मॉल डोज होते हैं वीकेंड और किल्ड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब, उसी माइक्रोब के जो कि हमें डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसी के स्मॉल डोजेज़ होते हैं, बहुत ही वीक डोजेज़, या फिर किल्ड माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं एंड इंजेक्ट कर दिए जाते हैं थ्रू इंजेक्शन एंड मेक आवर बॉडी इम्यून to a particular disease. Okay, these chemicals are known as vaccines. Now vaccines जो हैं, they are stored at a definite temperature also, low temperature पे इसको store किया जाता है। Now a vaccine made by a weak or killed strain of a disease causing microbe, when a vaccine is inoculated in the body prepares antibodies against it. ओके, जैसे ही वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्शन मींस आपने देखा होगा वैक्सीन टीका लगता है, BCG का टीका लगता है, मीजल्स का लगता है, तो ये क्या होते हैं, ये उसी माइक्रोब के स्मॉल वीक डोज या किल्ड माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं, बॉडी हमारी उनके अगेंस्ट क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर लेती है, और ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं ब्लड में। Okay, thus the body learns and remember how to fight with that microbes in future, and suppose in future that microorganism attacks you, तो वो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती, क्योंकि उसके एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसको फाइट करती है एंड प्रिवेंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। सो इन दिस वे these microbes help us. Okay, now Edward Jenner जो थे, he was the scientist who discovered smallpox vaccine in 1798. Now he observed that people who were rearing cows did not suffer from smallpox. That observation led to the discovery of smallpox vaccine. ओके, सो दिस इज़ हाउ ही डिस्कवर्ड एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग जो हैं काउज़ या इनको पालते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स जल्दी नहीं होता है। सो दैट्स वाई ही डिस्कवर्ड इट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स vaccine. Vaccines are available for many diseases like smallpox, tuberculosis, polio, टिटनस, डिप्थेरिया, वूफिंग कफ, हेपेटाइटिस। ये सब वैक्सीन्स हैं जो कि हम एक टाइम पीरियड पे अपनी बॉडी में इनोकुलेट कराते हैं जस्ट टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीज़ इन फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़फुलनेस डिस्कस करते हैं, दैट इज़ योर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. So they help to increase soil fertility because few microorganisms, for example blue-green algae, okay, it fixes atmospheric nitrogen in soil. Then rhizobium bacteria, it lives in the root nodules of leguminous plant. So this also help in nitrogen fixation, क्योंकि आपको पता है जो plants हैं वो nitrogen जो है एयर से नहीं ले सकते हैं, दे कांट टेक फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, एंड दिस नाइट्रेट इज़ ईजली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. Now, very important role microorganism exhibit in cleaning the environment. Now, what they do, they feed on dead remains of plants and animals. जो भी dead होते हैं, आप देखते हो जितना भी dead या decaying matter होता है, अगर microorganism ना हो तो क्या होगा,
so it will rotten and it may cause various types of disease. वो वहीं पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, ओके जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं. बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे क्लीन द इन्वायरमेंट. इनको क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है. ये जो है उस पे फीड करते हैं, उसको खा लेते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. ओके सो आप कह सकते हो कि दे प्ले अ रोल इन एज अ डिकम्पोजर. डिकम्पोज का काम करते हैं एंड दे हेल्प इन क्लियरिंग ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम आवर सराउंडिंग. डेड कैटल, waste from meat, fish shop, waste from vegetable market, etc. They all are decomposed because of the microorganism microbes, and so they are also known as cleaning agent. So these were the useful activities of microorganism. Now I hope you all have understood. Now next lecture may we'll be discussing about the harmful microorganism. Thank you students.